हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्या हाल है भाई आप लोगों का? चलो आज स्टार्ट करते हैं नया एक और टॉपिक अपना जो है फिजियोलॉजी। तो अभी तक हम लोगों ने सारा एनाटॉमी पढ़ा था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब उसका नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। तो इसमें हम देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन आप सब लोगों को पता है क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हमने क्या देखा था, एक बड़ा सा कोई फूड पार्टिकल था वो अपने सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया था उसका। अब ये जो डाइजेशन है हम देखते हैं सबसे पहले ओरल कैविटी में होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो डाइजेशन इन ओरल कैविटी। तो देखो ओरल कैविटी में ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा जो फूड है वो टूट के एकदम सिंपल फॉर्म में आ गया, एक केमिकल डाइजेशन हो रहा है, नहीं, वहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रहा है। अब ये केमिकल मैकेनिकल डाइजेशन ये क्या चीज़ें हैं सोचना पड़ेगा। जब हमने कोई खाना खाया एकदम पूरा हम एज इट इज तो नहीं निकल लेते, उसको क्या करते हैं, हमारे टीथ क्या करते हैं, उसको च्यू करते हैं। वो जो डाइजेशन है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। अब जब उसमें एंजाइम एक्ट कर रहा है, उसके जो बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। तो देखते हैं यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें क्या चीज़ होती है, मैस्टिकेशन होता है। जो खाने का च्यूइंग हो रहा है उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है, मैस्टिकेशन हुआ फूड का विद टीथ, या कह सकते हैं बाय टीथ। अब जब ये खाना जो है हमारे एकदम छोटे छोटे पीसीज में जब डिवाइड हो गया है, बन गया है, इसके साथ म्यूकस जो हमारा सलाइवा है वो उसके साथ जुड़ जाता है, उसको होल्ड कर लेता है, और फिर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं बोलस। तो यहाँ लिख रही हूँ, मैस्टिकेशन ऑफ फूड बाय टीथ अकर्स causing breakdown of food into small pieces। अब ये जो स्मॉल पीसेस हैं जिसको मैंने बताया ये सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा फॉर्म बोलस। तो हमने देखा पहला जो था हमारा मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें हमने क्या देखा, टीथ ने कंटिन्यूसली च्यू किया हमारे खाने को, और वो जो चर्निंग हुई है टीथ के थ्रू उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। ये होने के बाद क्या हुआ, जो हमारा फूड था वो मिक्स हो गया सलाइवा के साथ, और अब वो कहलाएगा बोलस, और ये बोलस तैयार है वाया फेरिंग्स ईसोफेगस में जाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा केमिकल डाइजेशन। हाँ जी, तो केमिकल डाइजेशन में मैंने आपको बताया एंजाइम्स एक्ट करते हैं। तो जो हमारा सलाइवा है, जो हमारा सलाइवी जूस का सिक्रीशन है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सलाइवा जो होता है ये हम देखते हैं, इसका जो सिक्रीशन होता है ये अराउंड 1.2 लीटर पर डे होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका पीएच। इसका पीएच होता है स्लाइटली एसिडिक, 6.8 इसका पीएच होता है। तो ये जो सलाइवा है इसके अंदर एक एंजाइम पाया जा रहा है जिसको हम कहते हैं टाइलिन। टाइलिन या इसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज या अल्फा अमाइलेज भी बोलते हैं। अभी जो टाइलिन है ये क्या करता है, ये टाइलिन जो होता है ना हमारा जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेक डाउन करता है। हमारा ओरल कैविटी में जितना भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है उसका 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ओरल कैविटी में ही हो जाता है। अब इसको तुम थोड़ा सा देखोगे यहाँ पे क्या चीज़ होता है, जब हम कोई रोटी खा रहे हैं, कुछ भी ब्रेड खा रहे हैं, अगर हम थोड़ी देर तक उसको च्यू करते रहते हैं वो हल्का हल्का मीठा लगने लग जाता है। वो मीठा क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ टाइलिन। टाइलिन ने क्या किया, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया इनटू अ शुगर। मान लेते हैं माल्टोज हो गया, आइसोमाल्टोज हो गया। अब ये शुगर है, इसकी वजह से थोड़ा सा टेस्ट इसका जो होता है वो स्वीट हो जाता है। तो इसको जरा हम पढ़ते हैं यहाँ पर, 30% डाइजेशन ऑफ कार्ब्स
takes place on chewing for a longer time, on chewing bread for a longer time, it tastes sweet due to action of टाइलिन। सो टाइलिन जो है इससे हमारे कार्बोहाइड्रेट को अच्छे खासे पॉलीसेक्राइड को तोड़ के ओलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड बना देता है। अब देखो इसका एक्शन कैसे होता है। टाइलिन स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, इस टाइम पे हम देखेंगे पीएच जो होता है वो होता है सिर्फ 6.8 और एक आयन काम करता है जिसके बगैर हम देखेंगे टाइलिन फंक्शन नहीं करेगा। उस आयन का नाम है क्लोराइड आयन, ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो स्टार्च है जो पॉलीसेक्राइड है बेटा इसका ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होके ये बनाता है हमारा आइसोमाल्टोस। आइसोमाल्टोस हमारा डाइसेक्राइड है। एक और जो मैं लिख रही हूँ वो भी हमारा डाइसेक्राइड है जिसका नाम है माल्टोस। और एक और मैं बता रही हूँ यहाँ पे एक ओलिगोसेक्राइड है जिसको हम कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन्स। हम देखेंगे इसमें 6 to 8 या 5 to 8 हम देखते हैं इसमें मोनोसेक्राइड्स होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। तो हमने देखा इस तरीके से हमने देखा कि केमिकल डाइजेशन हो चुका है। अब जब ये सब हो गया केमिकल डाइजेशन, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। इन सब का ब्रेकडाउन होने के बाद हमने देखा जो फूड था जो हमारा बोलस था उसको स्वॉलो कराया जाता है। अब वो जो स्वॉलो हो रहा है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेग्लूटिशन। अब ये डेग्लूटिशन कैसे हो रहा है, जो बोलस है उसको हम हमारी जो टंग है वो रोल करती है पीछे और लेके जाती है नीचे और उसको कहाँ पे डालती है फूड को, ओरोफैरिंक्स में। अभी जो प्रोसेस हुआ डेग्लूटिशन का, तो डेग्लूटिशन जो है ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है जिसको रेगुलेट करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो डेग्लूटिशन हमने क्या बोला, स्वॉलोइंग ऑफ फूड, ठीक है, ये रेगुलेट करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब जब हमने स्वॉलो किया खाना ओरोफैरिंक्स से, अब ये कहाँ जाएगा हमारा ईसोफेगस में जाएगा। इस दौरान हम क्या देखेंगे, दो बहुत कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें होंगी। एक तो जो ग्लॉटिस है वो कवर हो जाता है और वो जिससे कवर होता है उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, और दूसरा हमारा जो नेजल कैविटी है वो भी उस टाइम पे क्लोज हो जाती है थ्रू यूवुला। तो इस टाइम हमने देखा नेजल कैविटी भी बंद हो गई और जो हमारा ट्रेकियल ओपनिंग है दैट इज ग्लॉटिस वो भी हमारा कवर हो गया, जिसकी वजह से अब फूड हमारा डायरेक्टली वाया फैरिंग्स जाएगा ईसोफेगस में। सो बच्चों लिखते हैं क्या होता है इसमें, टंग pushes the bolus towards oropharynx। ओरोफैरिंक्स में हमारा खाना गया, अब बचाना है खाने को ताकि ना वो नेजल कैविटी में जाए ना ही हमारा ट्रेकिया में जाए। तो इस टाइम पे हम क्या देखेंगे, दिस लीड्स टू क्लोजर of glottis and internal nares by epiglottis and uvula। तो बच्चों हमने देखा कि जो ग्लॉटिस है उसको कवर कर दिया एपिग्लॉटिस ने, और जो इंटरनल लेयर्स है हमारे जो नेजल कैविटी की जो ओपनिंग्स थी अंदर की साइड से उसको कवर कर दिया यूवुला ने। यूवुला का दूसरा नाम क्या होता है जल्दी से बताओ आप लोग मुझे कमेंट्स में, आगे देखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से कवर हो गया हमारा। अब जो फूड है वो कहाँ एंटर कर जाएगा, इनटू ईसोफेगस।
और ईसोफेगस से हम देखेंगे खाना जाएगा हमारा कहाँ पर, स्टमक में। ऐसी कौन सी मूवमेंट होती है ईसोफेगस में जिसकी वजह से हमारा जो खाना है स्टमक में पहुंच जा रहा है? उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, तो जो मस्कुलरिस है उसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं खाना जो होता है पुश करके चला जाता है स्टमक में। तो यहाँ पे लिखते हैं food is pushed into esophagus which reaches stomach through peristalsis। तो यहाँ तक बच्चों हमने देखा कि ओरल कैविटी में क्या क्या चीज़ हुई। ओरल कैविटी में देखा हमने मैस्टिकेशन हुआ, डेग्लूटिशन हुआ, हमने देखा यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी हुआ और केमिकल डाइजेशन भी हुआ। याद रखना है आपको कि हमारा ओरल कैविटी में सिर्फ 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है और वहाँ पे जो पीएच था वो था सिर्फ 6.8। आगे हम लोग देखते हैं जो डाइजेशन होता है हमारा गैस्ट्रिक या हम क्या आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा डाइजेशन होगा स्टमक में। तो डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक में बच्चों हम देखते हैं खाना 4 से 5 घंटे रहता है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे 4 से 5 घंटे क्यों रहता है? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस चर्निंग होती रहती है फूड की, कंटिन्यूअस। तो इस वजह से हम देखते हैं यहाँ पे 4 से 5 घंटे खाना रहता है। ठीक है, तो फूड स्टेज हियर फॉर 4 to 5 hours for continuous churning तो गैस्ट्रिक जूस क्या सिक्रीशन होती है, क्या पीएच होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी स्टमक की सिक्रीशन है उसको हमने बोला गैस्ट्रिक जूस। इसका नॉर्मल सिक्रीशन कितना होता है? नॉर्मल सिक्रीशन इज अराउंड 2 लीटर पर डे और इसका पीएच इट इज हाईली एसिडिक। तो ये कितना होता है इसका पीएच? 1.8 होता है। अब देखो इतना एसिडिक है तो जो HCl है वो क्या करता है? HCl जो होता है यहाँ पे और हम देखेंगे ये जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उसको किल कर देता है। एक तो चीज़ ये होगी। और देखो इतना HCl है स्टमक की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो स्टमक की लाइन डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रही है? आप लोग बोलेंगे कि जो म्यूकस सेल्स हैं उसमें से निकल रहा है म्यूकस, जो बिल्कुल करेक्ट है। पर NCERT में एक लाइन लिखी हुई है, कौन बचा रहा है हमारी स्टमक की वॉल को, जो एपिथेलियम है उसको कौन बचा रहा है? तो हम देखेंगे कि ना सिर्फ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयंस, ये ध्यान रखना है आपको, बाइकार्बोनेट आयंस इन गैस्ट्रिक जूस, ये दोनों चीज़ें जो है ये प्रिवेंट करती है एक्सकोरिएशन, प्रिवेंट एक्सकोरिएशन। ठीक है, प्रिवेंट करता है एक्सकोरिएशन ऑफ गैस्ट्रिक एपिथेलियम और यही हम देखेंगे ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारा बोलस आया हम देखेंगे यहाँ पे कितना एसिडिक मीडियम है, तो इस एसिडिक मीडियम में हम देखेंगे जो बोलस है ये कन्वर्ट हो गया है इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एसिडिक काइम। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं हाईली एसिडिक फूड इन स्टमक is known as acidic chyme। तो हम देखते हैं क्या क्या एंजाइम्स पाए जाते हैं गैस्ट्रिक जूस में। एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास एंजाइम है उसका नाम है पेप्सिन। ये पेप्सिन ऐसे ही नहीं सिक्रीट हो जाता है,
ये पेप्सिन अपना इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, और जिन सेल से होता है उसको हम कहते हैं चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स। अभी जो पेप्सिन है मैंने आपको बताया इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है। इट इज सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, और अगर इनएक्टिव है तो क्या लगेगा सफेद, ओजन, क्या होगा, पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करेगा, HCl। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन विच इज एक्टिवेटेड बाय HCl। तो इसको एक्टिवेट किया HCl ने। सो पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। ये हुआ बाय एक्शन ऑफ हमारा HCl। अब ये पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन हम देखेंगे। अब ये पेप्सिन का क्या फंक्शन है, पेप्सिन हम देखेंगे एक प्रोटीलिटिक एंजाइम है, पर ये पूरे प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, उसका पार्शियल ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये कैसा करेगा पेप्सिन, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है पेप्सिन, और ये बना देता है उनको प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। तो अभी हमारा प्रोटीन इतना सा टूट गया है, इतनी वाली कहानी हो गई है, कंप्लीट इसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। इतना काम किया किसने, हमारा पेप्सिन ने किया। अब जब दूसरा एंजाइम हमारा पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में, उसका नाम है रेनिन। सेकेंड एंजाइम हमारे पास है रेनिन। एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक है रेनिन और एक होता है रेनिन। ये दोनों में डिफरेंस है। रेनिन हमारा एंजाइम है, ये वाला रेनिन जो है ये क्या होता है, ये हमारा हार्मोन होता है। ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, और ये जो होता है रेगुलेट करता है हमारा किडनी फंक्शन को। इसको आप लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन चैप्टर में, फिलहाल के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं। बट आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों आ सकते हैं। आपको लगेगा स्पेलिंग मिस्टेक है, पर नहीं, यहाँ तो कहानी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो डाइजेशन में डबल N वाला रेनिन आता है। अब ये रेनिन जो होता है ये ऐसे ही नहीं सिक्रीट होता, रेनिन हम देखते हैं ये भी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, और उस इनएक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं प्रोरेनिन। तो इसको भी लिख देते हैं, सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म प्रोरेनिन। ठीक है, और इसको भी कौन एक्टिवेट करेगा, हमारा HCl। ठीक है, सो इट इज एक्टिवेटेड बाय HCl। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये रेनिन सब में नहीं पाया जा रहा है, ये रेनिन पाया जाता है बच्चों में और बछड़ों में, मतलब किड्स में पाया जा रहा है, और जो कैटल्स हैं उनके अंदर पाया जा रहा है। तो लिखते हैं यहाँ पे, इट इज प्रेजेंट इन चिल्ड्रन एंड कैटल्स। ठीक है, बच्चे बछड़े याद रखने हैं आपको। अब अगर बच्चों में पाया जा रहा है, अब ये क्या करता है, ये जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है। हमारा जो मिल्क प्रोटीन है वो कौन सा है, वो है केसीन। तो इसके बारे में देखते हैं जल्दी से। तो रेनिन जो है उसको पहले एक्टिवेट करेगा कौन, HCl, और ये बन जाएगा हमारा रेनिन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया रेनिन क्या करेगा, ये मिल्क प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। तो मिल्क प्रोटीन हमारा क्या है, केजीन। इसका ब्रेक डाउन करता है रेनिन, और इसको बना देता है ये पैराकेजीन। पैराकेजीन। इस टाइम पे बच्चों आप देखोगे जैसे कर्डलिंग हो जाते हैं, मिल्क की दूध फट जाता है, उस टाइप का हो जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको डाइजेस्ट कर रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कर्डलिंग हो जा रही है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है जी। तो अब देखो आगे क्या होता है, यहाँ पे कहानी खत्म तो हुई नहीं है, ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ।
अब इस पैराकेजीन को भी तोड़ेगा कौन? हमारा पेप्सिन। तो हम देखते हैं पैराकेजीन पे एक्ट करता है पेप्सिन और इसको फिर से वो क्या बना देता है? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। ये हो गया। थर्ड जो हमारे पास एंजाइम आता है गैस्ट्रिक जूस में वो है लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज आप लोगों को पता है, इसका बहुत ही लिमिटेड एक्शन होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टमक में हम देख रहे हैं इतना एसिडिक पीएच है कि बहुत अच्छे से फंक्शन कर ही नहीं पा रहा है। तो हमने देखा अभी तक स्टमक में 3 एंजाइम थे। सबसे पहला था हमारे पास पेप्सिनोजन, इसको एक्टिवेट कराया HCl ने और बनाया क्या? पेप्सिन। पेप्सिन ने पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं किया है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके बनाया प्रोटीन्स को, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट हमारा एंजाइम है उसको हम कहते हैं रेनिन। रेनिन जो होता है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हो रहा है और ये जो होता है कैसे सिक्रीट हो रहा है? एज प्रोरेनिन। इसको एक्टिवेट किसने कराया बच्चों? इसको भी HCl ने ही कराया। और ये किस में पाया जाता है? जल्दी से बताओ कमेंट में। बच्चों में और बछड़ों में। तो देखो ये क्या करता है, ये मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है और बनाता है पैराकेजीन। अब ये जो पैराकेजीन है इसको डाइजेस्ट किया पेप्सिन ने और क्या बना दिया? प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। अगेन इनकम्प्लीट इसका हाइड्रोलिसिस हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। तीसरा जो हमारे पास एंजाइम है गैस्ट्रिक जूस में वो क्या है? लाइपेज, जिसका बहुत ही लिमिटेड एक्शन होता है क्योंकि इतना एसिडिक पीएच होता है। फिर हम देखते हैं आगे क्या है। सो बच्चों जैसे ही स्टमक से खाना निकला वो एंटर करेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट जो है वो है सी शेप्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में जैसे ही हमारा एसिडिक फूड जाएगा, जो एसिडिक काइम है वो जैसे ही एंटर करेगा तो क्या होगा? इस टाइम पे हम देखेंगे जल्दी से जल्दी उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा क्योंकि इतना एसिडिक फूड को हमारा इंटेस्टाइन टॉलरेट कर ही नहीं सकता। तो उसको अल्कलाइन या न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा? याद करो हमारे जो ड्यूडेनम है उसके अंदर सबम्यूकोजा में पाया जाता है एक ग्लैंड जिसको हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड से निकलेगा अल्कलाइन म्यूकस और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं पैनक्रियाज से हमारे पास आ रहा है बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये दोनों क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं हमारे एसिडिक काइम को। तो देखते हैं यहाँ पर as soon as the acidic chyme reaches duodenum, it is neutralized by sodium bicarbonate from pancreas and alkaline mucus from duodenum, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो इन दोनों ने क्या कर दिया? एल्कलाइन कर दिया मीडियम। अब ये जो हमारा एसिडिक काइम है ये क्या हो गया है? एल्कलाइन। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि डाइजेशन कैसे हो रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा बच्चों, जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो कहाँ पर हो रहा था? वो हो रहा था हमारा इलियम में। नहीं, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में भी जो मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? ड्यूडेनम में। लेकिन कंप्लीट कहाँ पर हो रहा है? इलियम पे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन takes place in duodenum and is completed
इन इलियम। तो जितना भी डाइजेशन था सारा फूड का, हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छा खासा डाइजेस्ट हो चुका है पूरी तरीके से। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने देखा था कहाँ कहाँ से सिक्रीशन आई थी, तो देखते हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम, कहाँ कहाँ से, लिवर से। लिवर से क्या आ रहा था हमारा, बाइल, ठीक है। पैनक्रियाज से, वहां से हम देख रहे थे क्या आता है हमारा, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये सब तो है ही स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसका खुद के भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, वो सिक्रीट करते हैं एक और एंजाइम, एक और जूस जिसको हम कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपका सारा डाइजेशन करेंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। देखिए जो पैनक्रियाटिक जूस होता है इसका हम देखेंगे नॉर्मल सिक्रीशन कितना है, अराउंड 1.2 लीटर पर डे। ये इसका एक नॉर्मल सिक्रीशन है। इसका पीएच कितना है, अराउंड 7.8 इसका पीएच है। जो एंजाइम्स थे वो कौन कौन से थे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, pancreatic lipase which is stepsin, pancreatic amylase which is amylopsin, और लास्ट हम इसमें देखेंगे न्यूक्लियस। आप देखो इसके बाद सारे एंजाइम्स है जो अपने हमारे जितने भी फूड के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है उन सब को अच्छे से ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन तीन के बारे में। आप देखो ये तीनों के में हम देख रहे हैं ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये ओजन ओजन और इसके क्या लिखा है, प्रो। ये तीनों हमारे क्या हैं, ये प्रोटीलिटिक एंजाइम्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हो रहे हैं। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हो रहे हैं ताकि पैनक्रियास को कोई भी डैमेज ना हो। एक कंडीशन होती है अक्यूट पैनक्रेटाइटिस, उसमें क्या होता है ये एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं और ये पैनक्रियाटिक सेल्स को ही डाइजेस्ट करने लग जाते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। ये जो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर सिक्रीटेड in inactive form to prevent auto digestion of pancreas, जैसे मैंने आपको बताया like in case of acute pancreatitis, like in case of लाइक इन केस ऑफ हमने देखा अक्यूट पैनक्रेटाइटिस। सो अब ये जो हम देख रहे हैं ये एंजाइम इनको एक्टिवेट करना है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले जो हमारा एंजाइम एक्टिवेट होगा वो है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम आता है हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से, और उस एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेज। आपको मैंने बताया था एंटेरो मतलब क्या है, इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन से ही आ रहा है। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से फिर से बता रही हूँ आया हमारे पास एंटेरोकाइनेज जो क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। सो ट्रिप्सिनोजन जो है इसको एक्टिवेट किया एंटेरोकाइनेज ने, और ये कहाँ से आया ये आपको ध्यान रखना है, ये आता है कहाँ से, फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। ठीक है, अब इसने क्या किया, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके फॉर्म कर दिया हमारा ट्रिप्सिन।
ठीक है। अब ये जो ट्रिप्सिन है फर्दर जो दोनों प्रोटीलिटिक एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा। तो हम क्या देखेंगे, जो काइमोट्रिप्सिनोजन था उसको उस पर एक्ट किया ट्रिप्सिन ने और इसको बना दिया काइमोट्रिप्सिन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये जो होता है इस पे भी एक्ट करता है हमारा ट्रिप्सिन और इसको अब वो बना देगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब देखो ये जो थे हमारे प्रोटीलिटिक एंजाइम्स थे, ये क्या करेंगे, हमारे प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। अब देखते हैं ये तीनों एंजाइम्स कैसे काम कर रहे हैं। तो जो भी बचे खुचे प्रोटीन्स थे, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, इन सब का ब्रेकडाउन हो जाता है बाय ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब ये किसमें ब्रेकडाउन होगा, इनटू पेप्टाइड्स। तो इस तरीके से हमने देखा इन तीनों एंजाइम्स ने हमारा प्रोटीन का डाइजेशन किया और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, पेप्टाइड्स में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज के बारे में, जिसका दूसरा नाम है अमाइलोप्सिन। ये भी क्या करता है, स्टार्च पे एक्ट करता है अमाइलोप्सिन, और इसके भी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्स्ट्रिन्स। तो सवाल ये उठता है कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज और सलाइवरी अमाइलेज में क्या डिफरेंस था। सलाइवरी अमाइलेज का कोई काम नहीं था क्या। सलाइवरी अमाइलेज ने सिर्फ 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया था, जो बाकी कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करेगा हमारा अमाइलोप्सिन या पैनक्रियाटिक अमाइलेज। एक फर्क और है, वहाँ पर हमने देखा था पीएच था 6.8, यहाँ पर क्या पीएच है 7.8। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा इन सब में इसको ब्रेक डाउन कर दिया। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो अमाइलेज है ये अल्फा 1,4 जो हमारा लिंकेज होता है वहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, बात करते हैं हमारा पैनक्रियाटिक लाइपेज, जिसको हम कहते हैं स्टेप्सिन। तो जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है ना, ये हमारा प्रिंसिपल लाइपेज है। मेनली जो हमारा लिपिड का डाइजेशन कर रहा है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज है। तो लिखते हैं यहाँ पे पैनक्रियाटिक लाइपेज के बारे में। इट इज प्रिंसिपल लाइपेज, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं हम नॉर्मली जो फैट डाइजेस्ट कर रहे हैं वो हमारा ट्राइग्लिसराइड होता है। तो इस ट्राइग्लिसराइड पर एक्ट करता है हमारा लाइपेज और इसको ये क्या बना देगा, डाइग्लिसराइड। तो मतलब क्या हुआ, जो ट्राइग्लिसराइड है ये हमारा 3 फैटी एसिड से बना है और 1 ग्लिसरॉल से। इस पे जब लाइपेज ने एक्ट किया तो ये बन गया डाइग्लिसराइड, मतलब अब 2 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल रह गया। फर्दर इस पे एक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मोनोग्लिसराइड। अब क्या हुआ, अब हमने देखा कि सिर्फ 1 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बच गया। लास्ट जो हमारा एंजाइम है जो पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस पे काम करेगा, न्यूक्लिक एसिड पे। तो ये क्या करता है, हमारे फूड के अंदर पाए जाने वाला न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेक डाउन करता है न्यूक्लियस। इसको हम डीएनएज भी बोल सकते हैं और आरएनएज भी बोल सकते हैं।
तो ये जो न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन किया, तो जो मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारा बना देता है न्यूक्लियोटाइड। तो इसने यहाँ पे कौन सा बॉन्ड तोड़ा? न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है? इट ब्रेक्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ तक हमने देखा ये सारे पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन थी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या है। सो इंटेस्टाइनल जूस आप लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है? जो सिक्रीशन होती है फ्रॉम ब्रश बॉर्डर सेल्स अलोंग विद गॉबलेट सेल्स, इनकी जो सिक्रीशन होती है उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस। और एंटेरो वर्ड आ गया मतलब इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइनल जूस क्या है हमारा? सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स प्लस गॉबलेट सेल्स, इनकी सिक्रीशन ने बनाया इंटेस्टाइनल जूस और उसी को हम कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। सो इंटेस्टाइनल जूस का हम देखते हैं सिक्रीशन। इसका जो नॉर्मल सिक्रीशन है वो है अराउंड 1 लीटर पर डे और इसका पीएच है अराउंड 7.6 to 8। ये वेरी करता रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो इंटेस्टाइनल जूस है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो देखते हैं, क्योंकि ये ही मेनली जो है अब जो भी बचा खुचा हमारा जितना भी फूड है उन सबको डाइजेस्ट करने का सारा जिम्मा किसके पास है? इंटेस्टाइनल जूस के पास है। तो देखते हैं क्या क्या इसके एंजाइम्स हैं जिसमें पाए जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आते हैं एरेप्सिन। एरेप्सिन जो है ये ग्रुप है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स का, मतलब ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पे कलेक्टिवली बोल दिया है एरेप्सिन। अब इसमें क्या क्या आ रहे हैं? अमीनो पेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज, ये तो हो गए हमारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम। फिर आता है इंटेस्टाइनल लाइपेज। नेक्स्ट आता है डाइसैकेराइडेज। ये क्या करते हैं? डाइसैकेराइड्स का ब्रेक डाउन करते हैं और इसी को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल अमाइलेज या डाइसैकेराइडेज। और जो न्यूक्लियोटाइड बना था हमारा बाय डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, हमने देखा था वो न्यूक्लियोटाइड को फर्दर कौन तोड़ेगा? हमारे न्यूक्लियोटाइडेज। और एक और है हमारे पास एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेज। तो ये सारे हमारे एंजाइम्स हैं जो पाए जाते हैं इंटेस्टाइनल जूस में। अब देखो बच्चों, ये तो हमने देख लिया ये सारा फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसा कोई एंजाइम जो इंटेस्टाइन से ही निकल रहा है पर वो किसी भी चीज़ के डाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहा, वो कौन सा एंजाइम है? उसका नाम है एंटेरोकाइनेज। वो सिर्फ एक्टिवेट है ट्रिप्सिनोजन को इनटू ट्रिप्सिन, अदरवाइज डाइजेशन में उसका कोई भी रोल नहीं है। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस को। तो हमने देखा था जो पैनक्रियास के एंजाइम से ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, उन्होंने क्या किया था? प्रोटीन, प्रोटियोज और पेप्टोन्स इन सबको तोड़ के बना दिया था पेप्टाइड। अब इस पेप्टाइड पर काम करते हैं हमारे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड अमीनो पेप्टाइडेज। और ये क्या कर देते हैं? इसको तोड़ देते हैं इनटू डाइपेप्टाइड। आप ये देख रहे हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमीनो पेप्टाइडेज, ये बाकी वाले प्रोटियोलिटिक एंजाइम से क्यों डिफरेंट है?
अब देखो ये जो प्रोटीलिटिक एंजाइम है ये दो टाइप के हैं। एक तो है हमारे एंडोपेप्टाइडेज और एक है हमारे एक्सोपेप्टाइडेज। तो हमें पता है कि जो प्रोटीन है या पेप्टाइड की चेन है बहुत सारे अमीनो एसिड से बनी है। इसके बीच में हम देख रहे हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड है। अगर अंदर कहीं कोई बॉन्ड टूट रहा है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारे एंडोपेप्टाइडेज। इसमें हम देखेंगे हमारा ट्रिप्सिन आ सकता है, काइमोट्रिप्सिन आ सकता है एंड पेप्सिन भी आ सकता है। पर एक्सोपेप्टाइडेज क्या करता है? एंड्स पे कट करता है। जो एंड्स में है वहाँ पे कट करता है हमारा एक्सोपेप्टाइडेज। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो पेप्टाइड की चेन होती है उसका जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल और जो राइट साइड है उसको हम बोलते हैं सी टर्मिनल। कभी सोचा ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि जो यहाँ पर जो लास्ट हम देखते हैं कंपोनेंट है वो क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे जो फर्स्ट होता है वो हमारा अमीनो ग्रुप है। अब देखिए जो एक्सोपेप्टाइडेज है मैंने आपको बताया कि ये एंड पे कट कर रहा है, एग्जिट, एक्सो मतलब बाहर, एकदम एंड पे ये कट कर रहा है। तो जहाँ पे सी टर्मिनल है, जहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, वहाँ पर तोड़ने का काम करता है हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सिल ग्रुप जहाँ पर है वहाँ पर ब्रेक डाउन कर रहा है हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। मतलब इस एंड पे काम किया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ने और जो हमारा एन टर्मिनल है जहाँ पर हमने देखा कि अमीनो ग्रुप पाया जा रहा है उस पर हमारा काम किया किसने? अमीनो पेप्टाइडेज ने। तो ये हमारे एक्सोपेप्टाइडेज हैं जो एंड्स होती है पेप्टाइड चेन की, वहाँ पर ये हमारे काम करते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा जो पेप्टाइड है वो हमारा कन्वर्ट हो चुका है किसमें? डाईपेप्टाइड्स में। एक और एंजाइम मैंने आपको बताया था कि इंटेस्टाइनल जूस में पाया जा रहा है, उसका नाम है डाईपेप्टाइडेज। ये क्या करेगा? डाईपेप्टाइड्स को तोड़ेगा। डाईपेप्टाइड्स को तोड़ के अभी क्या बना देगा? अमीनो एसिड। और इस तरीके से हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, और इस तरीके से हमने देखा कि पूरा प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग लिपिड्स के बारे में। तो हमने देखा था अभी तक हमारे पास क्या थे? मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड। इस पे एक्ट करता है हमारा इंटेस्टाइनल लाइपेज और इसको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म्स, जो हमें पता है क्या है? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। सो इस तरीके से हमने देखा हमारा जो फैट है उसका भी कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। अब बचे हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे हमने देखा फैट का भी डाइजेशन हो गया। सो नेक्स्ट इज इंटेस्टाइनल अमाइलेज। तो ये एंजाइम कैसे काम कर रहा है पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लैक्टोज, डेक्स्ट्रिन, सुक्रोज। ये सारे हमारे पास जो बचे खुचे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब देखते हैं इसको कैसे ये डाइजेस्ट करता है। माल्टोज पे एक्ट करता है माल्टेज, आइसोमाल्टोज पे आइसोमाल्टेज, लैक्टोज पे काम करता है लैक्टेज, डेक्स्ट्रिन पे काम करते हैं डेक्स्ट्रिनेज और सुक्रोज पे काम करता है सुक्रेज और उसी का दूसरा नाम है इन्वर्टेज।
क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों बोला जाता है? कमेंट्स में बताइए। तब तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं। माल्टोज का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज के 2 यूनिट। आइसोमाल्टोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो भी यही सेम बनेगा, बस यहाँ पे लिंकेज का डिफरेंस है। यहाँ पे अल्फा 1,4 लिंकेज होती है और इसमें अल्फा 1,6 लिंकेज होती है। लैक्टोज टूटेगा तो क्या बनेगा? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। डेक्स्ट्रिन्स जब टूटते हैं हमारे तो हम देखेंगे 5 से 8 मोनोसेक्राइड्स बन जाएंगे जो ऑब्वियसली ग्लूकोज होते हैं। लास्ट आता है हमारा सुक्रोज जो है हमारा फ्रूट शुगर। लास्ट आता है हमारा सुक्रोज। अब ये कैसे टूटता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो इस तरीके से हमने देखा कि सारे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। तब इनका भी अच्छा खासा डाइजेशन हो चुका है। आखिरी चीज जो न्यूक्लियोटाइड्स थे उनका डाइजेशन देखते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो थे इस पे एक्ट किया हमारे इंटेस्टाइन से निकले न्यूक्लियोटाइडेज ने। इसने क्या किया? न्यूक्लियोटाइड को तोड़ के बना दिया न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोसाइड भी टूटेगा क्योंकि अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम है वो है न्यूक्लियोसाइडेज। इसको तोड़ा और अब क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड हमारा कौन सी 2 चीज़ों से बनता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये पूरा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया। लास्ट जो चीज़ हमारे पास बची थी डाइजेशन के लिए वो थी हमारे न्यूक्लियोटाइड। उसको तोड़ा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से आए एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज ने और बना दिया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड को तोड़ता है कौन? न्यूक्लियोसाइडेज, और बना देता है उसको नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया डाइजेशन के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ये सारे कंपोनेंट्स को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, कैसे यूटिलाइज किया जाता है, उसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। क्वेश्चन देने से पहले एक चीज़ और बताती हूँ, इस बार हम लोग एम करते हैं 150 लाइक का। तो जल्दी से मुझे चाहिए, इतने लाइक तो होने ही चाहिए मेरी वीडियो पे। इतनी मेहनत कर रही हूँ भाई, तो इसको जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो भाई मेरे चैनल को। और जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो देखो, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स। तो इसमें से कौन सा सेट है जो आपको लग रहा है गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है? सेकेंड क्वेश्चन हमारा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज रिक्वायर्स विच आयन फॉर इट्स एक्टिविटी। ये मैंने आपको नोट्स में नहीं बताया है, लेकिन आप लोगों को ये खुद पता करना है। कुछ तो मेहनत खुद भी करोगे। ये हो गया। थर्ड आता है, इसमें से कौन सा सेट है फूड का जो स्टमक में पहुंचा जब है तो बिल्कुल कंप्लीटली अनडाइजेस्टेड है। क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।